हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी के रिगार्डिंग एमसीक्यूज जो कि है पार्ट 3। दो पार्ट्स हम सेल बायोलॉजी के एमसीक्यूज के ऑलरेडी कर चुके हैं। जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। अगर वीडियोस हेल्पफुल लगती है, बेनिफिशियल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो एमएससी लाइफ साइंसेज एंट्रेंस एग्ज़ाम की तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप जो रिवीजन की क्लासेस है वो देख सकते हैं, डिटेल क्लासेस देख सकते हैं। एंड आप इसके अलावा आप +1 की एंड +2 की जो एनसीईआरटी बुक्स है बायोलॉजी की वो आप उनके गो थ्रू जा सकते हो। उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस और बेसिक कंसेप्ट्स है जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मिल जाएंगे। तो आज के क्वेश्चंस देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है functional and structural specificity of the biomembranes is because of, यानी कि इसका जो फंक्शनल एंड जो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी होती है बायोमेम्ब्रेन की, यानी ये फंक्शन परफॉर्म करती है एंड इसका जो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होता है, लाइक इसके अंदर लिपिड बाइलेयर होती है, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी है बायोमेम्ब्रेन्स की वो किसकी वजह से होती है? ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से ये जो स्पेसिफिसिटी है एंड फंक्शनैलिटी है वो होती है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, बोथ ए एंड बी, यानी एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो इसमें फंक्शनैलिटी और स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी जो है ये एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स की वजह से होती है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक यानी जो बाहर की साइड, पेरिफेरल वो भी बाहर की साइड जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से होती है इसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि बोथ ए एंड बी इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डजंट पास अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? लाइक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इधर अगर हाई कंसंट्रेशन है किसी भी मॉलिक्यूल की एंड इधर लो कंसंट्रेशन है तो वो सिंपली मूव कर जाएगी हाई टू लो कंसंट्रेशन ताकि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले। ठीक है, तो ये होती है सब्सटेंसेस की, यानी सिंपल डिफ्यूजन होता है क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ये डिफ्यूजन शो नहीं करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर या फिर H+ आयंस। अब इन तीनों में से अगर हम देखें, हमने ये रिवीजन क्लासेस के अंदर, सेल बायोलॉजी की रिवीजन क्लासेस के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हो ताकि आपके क्वेश्चंस जो है बन जाए। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर वाटर या फिर H+ आयंस। अब इनमें से अगर हम देखें, ये गैस है, ये गैस है, ये वाटर हो गया और ये है एक चार्ज्ड आयन। तो ये जो चार्ज्ड आयन है ये यहाँ पे डज नॉट पूछा है। ठीक है, ये जो चार्ज्ड आयन है ये इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास नहीं हो पाता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ। ठीक है, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है जो हमने डिस्कस कर लिया है कि ये जो किसके कंसर्न होता है इसका स्ट्रक्चर, सेल वॉल के, एंजाइम के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के? तो सिंपल से ये इसका आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंसर्न होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोस्फोलिपिड्स आर बेस्ट सुटेबल फॉर सेल मेम्ब्रेन्स बिकॉज दे आर। ठीक है, लाइक फोस्फोलिपिड बाइलेयर की लेयर बनी होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो फोस्फोलिपिड्स हैं वो बेस्ट सुटेबल क्यों है? कौन सी इनकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये बेस्ट सुटेबल है? पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट, ग्लिसरॉल, प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स या फिर नन ऑफ अबाउट। अब अगर हम फोस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की बात देखें, यहाँ पे फोस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में ऐसे होता है, एक हेड होता है, एक टेल होती है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसके अंदर पोलर पार्ट होता है, नॉन पोलर पार्ट होता है। तो ये जो पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट होता है ये बेस्ट सुटेबल होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेशन आर फैसिलिटेटेड बाय सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल।
ठीक है। सेल रिकॉग्निशन यानी कि बाहर से कोई मॉलिक्यूल आया, वो उसके ऊपर सेल के ऊपर बाइंड करेगा या फिर सेल उसको अंदर आने के लिए अलाउ करेगी या नहीं करेगी, उससे पहले उसकी रिकॉग्निशन की जाती है। ठीक है, सेल के अंदर जो पार्टिकल आएंगे, मॉलिक्यूल आएंगे, उनकी रिकॉग्निशन की जाएगी, उनको उनकी पहचान की जाएगी कि सेल के लिए सेल के अंदर जाना चाहिए या फिर इनकी कंपेटिबिलिटी है या नहीं है। एंड एडहेशन आर ये जो है फैसिलिटेटेड बाय सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। तो वो सर्टेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स है, प्रोटीन्स है, फैटी एसिड्स है या फिर लिपिड्स है। तो अब तक हमने कई बार डिस्कस किया है जो शुगर्स होते हैं वो क्या होती है, वो सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। अब शुगर्स में देखें अगर हम यहाँ पे ग्लाइको वर्ड यानी कि ग्लाइकोजन के या फिर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन एसोसिएटेड है, यहाँ पे लिपिड एसोसिएटेड है। तो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ऐसे कंपोनेंट है जो कि इसमें हेल्प करते हैं, सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। कौन सा एंजाइम इनमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है? अमाइलेज, परमेज, लाइपेजेज या फिर कैटालेज। तो इसमें से अगर हम देखें, इसमें से जो एंजाइम होगा ये होगा परमेज। ठीक है, ये एंजाइम होगा परमेज, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोटीन्स के या फिर हम बोल सकते हैं जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं या फिर और भी प्रोटीन्स अटैच होते हैं, तो ये जो परमेजेस एंजाइम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आर हेल्ड विद फॉस्फोलिपिड्स बाय। प्रोटीन्स जो है, जो ये प्रोटीन्स यहाँ पे अटैच होते हैं इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ या फिर इनसाइड, तो वो किस फोर्स की वजह से, कौन सा यहाँ पे फोर्स होगा, कौन सा यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो इनको हेल्ड करके रखेगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, आयनिक बॉन्ड फोर्सेस होगा या फिर हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन होगा या फिर ऑल ऑफ अबव। तो ये जो ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन्स एंड जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो एक दूसरे से हेल्ड रहते हैं, एक दूसरे से ये जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, आयनिक बॉन्ड फोर्सेस एंड हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शंस। यानी कि ये सारे के सारे फोर्सेस इनको एक तरह से बांध के रखते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक फोर्स दे दिया कि कौन सा फोर्स है इनमें से जो कि हेल्ड करके रखेगा। एक फोर्स दे दिया हमें हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन और कोई ऑप्शन अलग अलग दे दिए, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक दे दिया या फिर आयनिक दे दिया। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स को हेल्ड करके रखेंगे। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक, आयनिक बॉन्ड फोर्सेस एंड हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन आर पेरिफेरल इन बायोमेम्ब्रेन। ठीक है, अब तक हमने ये तो देखा है कि प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रल होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं। तो ये प्रोटीन्स होते कौन से हैं, यानी कि स्पेसिफिक कौन से प्रोटीन, इनका क्या नाम होता है? ये एटीपीएजेस होते हैं, स्पेक्ट्रिन होता है, एसिटाइल कोलिनस्ट्रेनेज होता है या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इनमें से अगर हम देखें, यहाँ पे जो पेरिफेरल प्रोटीन्स पूछा है हमें, पेरिफेरल प्रोटीन में एटीपीएस भी होता है, स्पेक्ट्रिन भी होता है और एसिटाइल कोलिनस्ट्रेनेज भी होता है। तो ये तीनों ही ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं बायोमेम्ब्रेन्स के अंदर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ऑप्शन में दे दिया कि 3 प्रोटीन हमें दिए हुए हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, एंड 4th हमें दिया हुआ है यहाँ पे कोई भी एक पेरिफेरल प्रोटीन, और ये पूछ लिया कि पेरिफेरल प्रोटीन कौन सा होगा। तो अगर हमें ऑप्शन में एटीपी, स्पेक्ट्रिन या फिर एसिटाइल कोलिनस्ट्रेनेज में से एक भी दिख रहा है तो हम उसको राइट आंसर चूज करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, quasi-fluid state of biomembranes enables it to undergo। जो इसकी quasi-fluid state होती है वो बायोमेम्ब्रेन को इनेबल करती है किसके अंडरगो जाने के, उसकी ग्रोथ के, उसके डायनेमिक चेंजेस के। डायनेमिक का मीनिंग है
इसके अंदर कॉन्स्टेंटली, मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये स्टैटिक नहीं है, कांस्टेंट इसकी नहीं बोल सकते चेंजेस है, इसके अंदर डायनेमिक चेंजेस चलते रहते हैं। या फिर डिवीजन या फिर सेलेक्टिव परमेबिलिटी। तो इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके अंडरगो इस क्वाजी फ्लूइड स्टेट की वजह से जा सकता है? तो ये किसकी वजह से जाता है? डायनेमिक चेंजेस की वजह से। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। डायनेमिक चेंजेस होंगे और वो किसकी वजह से होंगे? इसके अंदर फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीव्ड टू हैव चैनल्स थ्रू विच वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल कैन पास इनटू द सेल? ठीक है, कौन से ऐसे चैनल्स होंगे? चैनल्स पूछा है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये चैनल बना हुआ है और इस चैनल के थ्रू क्या कर सकता है? यहाँ पे वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल कौन से चैनल के थ्रू पास होंगे? पैराफिल प्रोटीन्स के, फाइब्रस इंटीग्रल प्रोटीन्स के, या फिर ग्लोबुलर इंटीग्रल प्रोटीन्स के, या तो ओलिगोसेकेराइड्स के। तो हमें एक आंसर यहाँ पे चूज करना है कि वो चैनल, वाटर सोल्यूबल चैनल बने होते हैं यहाँ पे ग्लोबुलर इंटीग्रल प्रोटीन्स के। ठीक है, ग्लोबुलर इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जिसकी हेल्प से क्या करेंगे? इन चैनल्स की हेल्प से वाटर सोल्यूबल मटेरियल्स क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेराइन बर्ड पेंगुइन ड्रिंक सी वाटर एंड एलिमिनेट एक्सेस ऑफ NaCl थ्रू। जो ये सोडियम क्लोराइड होता है इसके अंदर एक्सेस, सी वाटर के अंदर NaCl प्रेजेंट होगा, तो वो एक्सेस NaCl ये जो पेंगुइन है वो किसके थ्रू एलिमिनेट करता है? इसकी नेजल ग्लैंड के थ्रू, इसके यूरिन के थ्रू, फिसिस के थ्रू, या फिर स्किन के थ्रू? तो ये जो है ये करता है एक्सक्रीट या फिर एलिमिनेट इसकी नेजल ग्लैंड के थ्रू। जो एक्सेस NaCl होगा वो नेजल ग्लैंड्स के थ्रू क्या कर दिया जाएगा? एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ लिपिड जनरली कंटेन्ड इन बायोमेम्ब्रेन्स आर। तो लिपिड का टाइप कौन सा होगा? ये लेसिथिन होगा, ये कोलेस्ट्रॉल होगा, या फिर ये सिफेलिन होगा, या फिर ये सारे के सारे ही बायोमेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं? कोलेस्ट्रॉल भी होता है, सिफेलिन भी होता है, लेसिथिन भी होता है, तो इसके अंदर सारे के सारे ही टाइप के लिपिड्स जो है बायोमेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेसिथिन भी, कोलेस्ट्रॉल भी, सिफेलिन भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चैनल्स एंड पंप्स दैट कंट्रोल ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर। अब चैनल होंगे या फिर पंप्स होंगे? पंप भी क्या होते हैं? एक टाइप के चैनल्स ही होते हैं, एक टाइप के, मतलब कि ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इन एंड आउट में यानी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो ये चैनल्स एंड पंप है जो कि ट्रैफिक इन एंड आउट में क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो वो ऐसे चैनल्स कौन से होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर? ये कैटालेज होते हैं, ये परमेजेस होते हैं, ये लाइपेजेस होते हैं, ये प्रोटीजेस होते हैं। ये सारे क्या है? प्रोटीन्स ही है। कैटालेजेस, परमेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीजेस, ये सारे प्रोटीन्स ही है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन से ऐसे चैनल एंड पंप्स है जो दैट कंट्रोल्स ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो हमें पता है जो चैनल्स हैं वो बने होते हैं प्रोटीन्स के। ठीक है, चैनल्स बने होते हैं प्रोटीन्स के। एंड प्रोटीन्स के अगर हम देखें यहाँ पे, कैटालेज हो गया, परमेज हो गया, लाइपेज जो कि लिपिड्स के लिए हो गया, प्रोटीएज हो गया, तो अलग अलग एंजाइम है। तो इन एंजाइम्स में से जो परमेजेस है, ठीक है, परमेजेस जो है वो क्या होगा यहाँ पे? कंट्रोल करेगा। ठीक है, परमेजेस क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा लेमा इज, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं प्लाज्मा लेमा को। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होती है? सेलेक्टिवली परमेबल होती है, इनपरमेबल होती है, सेमी परमेबल होती है, या फिर परमेबल होती है? तो इसके अंदर अगर हम देखें, देखो इनपरमेबल नहीं होगी और परमेबल भी नहीं होगी, क्योंकि ये क्या कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमेबल होती है, सेलेक्टिवली सेमी परमेबल होती है। तो इसके अंदर राइट आंसर इसका हो जाएगा सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ठीक है, सेलेक्टिवली चीजों को ये परमिट करेगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए पार्ट ऑफ बायोमेम्ब्रेन गेट्स डैमेज्ड,
कोई भी पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या बायो मेम्ब्रेन का, वो डैमेज हो गया है, तो उसका क्या होगा, सेल विल स्टॉप एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो सेल जो है वो मटेरियल्स का एक्सचेंज करना बंद कर देगी, या फिर स्टारवेशन की वजह से डाई हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर कोई मटेरियल आए ही नहीं गा, वेस्ट मटेरियल जाएगा ही नहीं, तो वो एक तरह से स्टारवेशन यानी कि वो भूख के कारण क्या हो जाएगी, मर जाएगी। सेल विल ग्रो न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेल जो है वो नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ग्रो कर लेगी, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी स्ट्रेच टू कवर द डैमेज्ड पार्ट, या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ से डैमेज हुई है ना, वहाँ से क्या कर दी जाएगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी है उस वो स्ट्रेच होके उस डैमेज पार्ट को कवर कर लेगी। तो ये तो बिल्कुल ही एक तरह से ये स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकती, ये भी नहीं होगी क्योंकि सेल के अंदर ऐसे एक्सचेंज बंद नहीं होगा, डाई भी नहीं होगी, तो सेल क्या कर लेगी, सेल विल ग्रो न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ से डैमेज हुई है उसको नई ग्रो कर लेगी, या फिर हम बोल सकते हैं उसका रिपेयर कर लेगी। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेल विल ग्रो न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम गेट अटैच टू RER बाय मीन्स ऑफ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या फिर RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, एंड ये राइबोसोम्स भी एक स्पेशल टाइप का यहाँ पे प्रोटीन होता है उसके थ्रू अटैच होते हैं। तो वो प्रोटीन बताना हमें कौन सा होगा, लाइगेज होगा, राइबोफोरिन होगा, या फिर एक्टिन होगा, या फिर ट्राइफॉस्फेटेज होगा। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिवीजन के अंदर कि यहाँ पे जो प्रोटीन इनको अटैच करने में हेल्प करेगा वो होगा राइबोफोरिन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी राइबोफोरिन प्रोटीन क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम्स होंगे उनको अटैच करके रखेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन ऑल एक्सेप्ट वन। हमें बताना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सब में से एब्सेंट होता है, जो ऑप्शन दिए हुए एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक में एब्सेंट नहीं होता है, मेच्योर RBCs के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर, या फिर लीवर सेल्स के अंदर। तो हमें राइट आंसर जो आंसर दिए हुए उनमें से बताना है। तो इन सब में होता है, सिर्फ लीवर सेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होगा यहाँ पे। तो लीवर सेल यहाँ पे क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। तो डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ओरिजिनेट फ्रॉम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है, राइबोसोम से, सेल प्लेट से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो हमें पता है पहले न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाद नेक्स्ट वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, एंड फिर उसकी कंटिन्यूएशन से बनते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये बनता है ER से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही क्या होगा, एक्सटेंड ओरिजिनेट होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच्योरिंग फेज ऑफ गोल्जी अपरेटस इज टूवर्ड। ठीक है, अब गोल्जी अपरेटस के दो फेज होते हैं, एक होता है मैच्योरिंग फेज, मैच्योर होके जिस साइड से वहां पे वेसिकल्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये जो मैच्योरिंग फेज है ये गोल्जी अपरेटस का किसकी साइड प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेंट्रियोल की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का। अब पहले प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। तो हमें बताना है जो मैच्योरिंग फेज होगा वो किस साइड प्रेजेंट होगा। तो ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड। ठीक है, मैच्योरिंग फेज जो होता है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, एंड यहाँ से जो है गोल्जी बॉडीज बनना स्टार्ट हो गई हैं ऐसे करके। तो इनका जो मैच्योरिंग फेज होता है वो किसकी साइड होता है, वो होता है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इनका जो ग्रोइंग फेज होगा वो किसकी साइड होगा, वो होगा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन ऑल द फॉलोइंग सेल्स एक्सेप्ट वन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन सारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, इन ऑप्शंस के अंदर सिर्फ एक के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो कौन सा है, किडनी सेल, लीवर सेल, प्रोकैरियोट्स, या फिर स्पर्म। ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है ये,
एक्सेप्ट किस गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट वन, तो किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है ये पूछा है। तो ये प्रेजेंट इनके अंदर होता है, स्पर्म के अंदर भी होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रोकैरियोट्स के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होगा। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्क इज परफॉर्म बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है। एक्रोसोम की फॉर्मेशन, रिसाइकलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, यानी सेल डिवीजन जब होती है, साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है, या फिर ऑल ऑफ अबाउ। तो इनमें से एक्रोसोम की फॉर्मेशन भी करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिसाइकलिंग भी, एंड सेल प्लेट की फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। ये सारे के सारे फंक्शंस हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाउ। 70S राइबोसोम्स आर फाउंड इन, 70S राइबोसोम्स किसके अंदर होते हैं, बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर ऑल ऑफ अबाउ। अब हमें पता है प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर 70 एज वेल एज 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, एंड 70S बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर तो होगा ही होगा। एंड क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होते हैं, इनके अंदर भी 70S राइबोसोम ही प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया इन सबके अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द, ये जो ऑक्सीसोम्स होते हैं वो किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देखो ऑक्सीसोम्स जो है ये जो अगर हम डिस्कस करें तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होंगी, जो वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर डिफरेंट टाइप की, या फिर हम कलेक्टिवली बोल सकते हैं जो रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे। तो रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे जो ऑक्सीसोम्स होंगे ये प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है ये डबल मेम्ब्रेन होगा, तो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होगी, स्किनर मेम्ब्रेन होगी, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीसोम्स। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक्टिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन या फिर ट्यूबुलिन। यहाँ पे नाम से ही ट्यूब्यूल्स पता लग रहा है, तो यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है ये प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स विद इनएक्टिव एंजाइम्स आर कॉल्ड, जो लाइसोसोम्स जिनके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स है उनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, या फिर ऑटोफैग, या फिर रेजिडुअल बॉडी। तो इनमें से किसको बोला जाता है जिसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, इन सब के अंदर जो है यहाँ पे लाइसोसोम्स के अंदर एक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसके अंदर प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 70S राइबोसोम्स हैज 2 सब यूनिट्स। ठीक है, अब हमें पता है 80S एंड 70S के पास 2 यूनिट्स होती है, तो इस 70S जो राइबोसोम है उसके पास 2 सब यूनिट्स कौन सी होंगी, इनमें से अगर हम देखें तो इसमें से होती है, इसमें से 50S प्लस 30S जो सब यूनिट है, यहाँ पे S आएगा। ठीक है, 50S प्लस 30S सब यूनिट जो होती है ये होती है 70S राइबोसोम्स के अंदर। ठीक है, 50 प्लस 70S के अंदर होती है 50S प्लस 30S राइबोसोम्स की सब यूनिट, एंड 80S के अंदर प्रेजेंट होती है 60S एंड 40S सब यूनिट्स। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी। ये अरेंजमेंट गलत लगा हुआ है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट नोन सेल ऑर्गेनल, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल कौन सा होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल जो है ये होता है राइबोसोम।
ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट राइबोसोम जो है सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैजेलम ऑफ यूकैरियोट्स शो विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो यूकैरियोट्स का फ्लैजेलम होता है वो किस टाइप का माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट शो करता है, 9+2, 2+9, 9+0 या फिर 0+9। ये और ये तो है होंगे ही नहीं, तो यहाँ पे 9+2 और 9+0 में से बताना है। तो इसमें प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स के अंदर 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी 2 सेंटर में होते हैं, 9 इसको क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ऑर्गेनल इज नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं होगा। अब सेल्फ रेप्लिकेट कौन सा हो सकता है, जिसके पास खुद के बोल सकते हैं राइबोसोम्स प्रेजेंट हो, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी प्रेजेंट हो, प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी प्रेजेंट हो, वही खुद सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है, और सेंट्रियोल और राइबोसोम्स, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, नोट पूछा है यहाँ पे। तो इसमें से अगर हम देखें, देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है एंड प्लास्टिड्स है, ये दोनों के दोनों ही क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स दोनों के दोनों ही क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। एंड सेंट्रियोल भी क्या होता है, ये भी जो है सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है, जो एक मदर सेंट्रियोल होगा वो एक डॉटर सेंट्रियोल गिव राइज करता है, डिवाइड करते हैं ये। बचा यहाँ पे राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो MSc लाइफ साइंसेज एंट्रेंस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए जो भी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेल बायोलॉजी का रिवीजन जो क्लासेस हुई हैं, रिवीजन पार्ट 1 and 2, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उन वीडियोस का या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियोस अगर हेल्पफुल लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।